हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों की लगातार मांग आ रही थी कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी करवाइए। वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि जो हम 6 to 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का एक भी पार्ट नहीं होता, एक भी चैप्टर नहीं होता है। लेकिन फिर 9, 10th और 11 और 12th की भी जो एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री ही आती है। तो आज जो हम वर्ल्ड हिस्ट्री के पहले चैप्टर को कवर करेंगे, ध्यान रखिएगा पहला चैप्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चैप्टर 9th में आप खुद अगर बुक देखिए तो चैप्टर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। पाँच ही 6 चैप्टर हैं और एक चैप्टर 100 200 पेज के हो जाए, 100 पेज के हो जाते हैं ना। तो इसलिए इसको एक ही क्लास में कवर करना भी मुश्किल है, आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे और पढ़ाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए 4-5 क्लासेस आएंगी लेकिन बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो हम पढ़ाएंगे उसका बेस क्या होगा? बेस जहां से प्रश्न आता है एनसीईआरटी ही बनेगा। एनसीईआरटी क्यों बनेगा? क्योंकि प्रश्न भी एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, तो एनसीईआरटी से ही बनेगा। अब तरीका क्या होगा, पढ़ाने का तरीका क्या होगा? ठीक है, पढ़ाने का तरीका ये होगा कि पहले मैं आपको क्या करूंगा कि जिस भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा उसके बारे में साधारण बातें बता दूंगा। ठीक है, साधारण बातें लिखवा दूंगा, उसको आप लिख लीजिएगा। साधारण बातें बता दूंगा, फिर लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा जिसमें क्या होगा कि शुरू से लेके क्रमानुसार चीज़ें बताई जाएंगी। शुरू से लेके क्रमानुसार चीज़ें बताई जाएंगी, आप फिर उसको देख लेंगे। तो साधारण बातें पहले पढ़ लेंगे, फिर जो क्रमानुसार इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई जैसे कि शादी कब हुई, लुई 16वां गद्दी पर कब बैठा फ्रांस का, ठीक है, और टाइल क्या है, टाइड क्या है, ये सारी चीज़ें अब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर अब बिना किसी देरी के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर का नाम ही क्या है, पहले वही देख लेते हैं। आज के चैप्टर का नाम क्या है? फ्रांस की क्रांति। आज के चैप्टर का नाम क्या है? फ्रांस की क्रांति। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? फ्रांस की क्रांति। चलिए इसमें देखते हैं, पहले हम कुछ जनरल चीज़ें जान लेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। तो यह क्रांति शुरू कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति शुरू कब हुई? तो यह 1789 में शुरू हुई। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? शुरू कब हुई? 1789 में। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो आप देखेंगे मध्यम वर्ग के लोगों का, मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा की गई क्रांति थी। ठीक है, किसके खिलाफ? उच्च वर्गीय लोगों के खिलाफ, उच्च वर्गीय लोगों के खिलाफ। ठीक है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई, मध्यम वर्गों के द्वारा शुरू गई और उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा। अब अगर एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो वह क्या हो जाएगी? क्रांति कब शुरू की गई? जो बास्तिल का किला था, ठीक है, बास्तिल, या फिर इसको हिंदी में लिख लीजिए, जो बास्तिल का किला था, जो बास्तिल का किला था उससे, वहां से, एक सेकंड, बास्तिल के किला से डेट अब देखते हैं, 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई। ठीक है, आप देखेंगे क्रांति कहाँ शुरू हुई? बास्तिल का किला। जो बास्तिल का किला से ही क्यों शुरू होगी? क्योंकि इससे सभी लोग नफरत करते थे। इससे नफरत क्यों करते थे? क्योंकि
जो बास्तिल का किला था, क्योंकि बास्तिल का किला राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, ठीक है, या फिर वही जगह थी। तो जो उच्च वर्ग था, यानी कि जो राजा था, उसकी निरंकुश शक्तियां हो गई थी और वह बास्तिल का किला जो था वह इसका प्रतीक था। इसलिए 14 जुलाई 1789 को ही, इसलिए क्या हुआ, 14 जुलाई 1789 को ही क्रांति बास्तिल के किले से ही प्रारंभ हुई, ठीक है। जनरल पॉइंट हम लोगों ने देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग जनरल पॉइंट पहले देखेंगे, उसके बाद आगे फिर कुछ समअप करते हुए समरी को फिर से रिवाइज करेंगे, तो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वन लाइनर भी देखेंगे। तो इसमें बास्तिल किले में क्या हुआ कि तोड़ दिया गया, इसको क्या किया गया, तोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ से शुरू हुई, इसका मतलब क्या है कि बास्तिल के किले को 14 जुलाई 1789 को तोड़ दिया गया। अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, फ्रांसीसी क्रांति के कारण देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहले में हम देखेंगे सामाजिक कारण, ठीक है। पहला हम क्या देखेंगे, सामाजिक कारण देखते हैं। पहला हम देखेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में पहला कारण क्या हो जाएगा, बताइए। सामाजिक कारण में पहला कारण क्या हो जाएगा, समाज वर्गों में बंट चुका था। समाज वर्गों में बंट चुका था, ठीक है। कितने वर्ग हो गए थे, देख लीजिए, 3 वर्ग हो गए थे। 3 वर्ग में पहला था, इसको स्टेट कहा गया, पहला फर्स्ट स्टेट, जिसमें कौन आते थे, पादरी आते थे, ठीक है। सेकेंड स्टेट, वर्ग को स्टेट कहा गया, कुलीन वर्ग, यानी कि अमीर वर्ग के जो अच्छे कुल के थे, ठीक है। थर्ड स्टेट में भी कुछ अमीर लोग आते थे, लेकिन उनका कुल जो था उतना अच्छा नहीं होता था। थर्ड स्टेट हो जाएंगे। थर्ड स्टेट में कौन कौन आ जाएंगे, जो सारे बचे, ठीक है, व्यवसायी, व्यापारी, अदालती लोग, अदालती कर्मचारी, वकील भी इसी में आ जाएंगे, किसान, कारीगर, मजदूर, ठीक है, नौकर आदि। तो थर्ड स्टेट में कुछ अमीर लोग तो थे, लेकिन ये क्या थे, वो भी थर्ड स्टेट में रखे गए थे, ठीक है। अब सामाजिक कारण, फ्रांसीसी क्रांति का पहला क्या था कि समाज का वर्गों में बंटना, और वर्ग तो बटे थे, साथ में ही सामाजिक विभेद भी था। सामाजिक विभेद क्या था कि पहले और दूसरे वर्ग को ज़्यादा छूट प्रदान थी, तीसरे वर्ग के लिए कोई खास चीज़ें नहीं थी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, थर्ड स्टेट वाले अपने हक की मांग कर रहे थे। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वालों को क्या था कि कुछ विशेष अधिकार थे, वो जन्म से प्राप्त थे, नोट करते जाइएगा, कुछ विशेष अधिकार जन्म से प्राप्त थे, और ये क्या करते थे, कर नहीं देते थे, ये कर नहीं देते थे, ठीक है। जबकि थर्ड स्टेट वालों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे, कर भी देना पड़ता था। तो समाज वर्गों में बंट चुका था, ये तो कारण हो गया, साथ में ही इन वर्गों में विभेद भी था। दूसरा क्या था कि वर्गों में विभेद भी था। विभेद मतलब क्या है कि सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया जा रहा था, ठीक है। वर्गों में विभेद भी था। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, मध्यम वर्ग का उदय, ठीक है, मध्यम वर्ग का उदय हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, फिर आ जाता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, ठीक है। राजनीतिक कारण में देखते हैं पहला पॉइंट। पहला राजनीतिक कारण क्या था कि शासन अयोग्य था। अयोग्य
वह निरंकुश शासन हो चुका था। ठीक है, लुई 14वां का लुई 16वां था, 14वां नहीं, लुई 16वां का अयोग्य व निरंकुश शासन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, लुई 16 का। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट मैंने जो बताया कि विशेषाधिकार, विशेषाधिकार किसको? फर्स्ट व सेकंड स्टेट को, फर्स्ट व सेकंड स्टेट को विशेषाधिकार जो प्राप्त थे उसके लिए। ठीक है, उसके बाद तात्कालीन कारण क्या था? तात्कालीन कारण भी तो होता है कुछ। ठीक है, तात्कालीन कारण जिससे क्या होता है कि चिंगारी, जैसे आग को चिंगारी मिलती है जिससे, तो क्या था कि उसको अगर आप देखेंगे लुई 16 द्वारा नया कर, एक और कर लगाने का प्रस्ताव इन्होंने दे दिया था। ठीक है, एक और कर लगाने का प्रस्ताव इन्होंने दिया था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। राजनीतिक कारण हो गया, तात्कालीन कारण हो गया। अब आर्थिक कारण हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आर्थिक कारण, आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण में देखते हैं पहला पॉइंट कि इसमें पॉइंट लिख लीजिए कि फ्रांस की मुद्रा जो थी, फ्रांस की मुद्रा वह कौन सी थी? लिब्रे थी। ठीक है, वो कौन सी? लिब्रे। लिब्रे पर, इस पर 12 अरब का कर्ज था। ठीक है, यानी कि मुद्रा पर कर्ज बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ये आर्थिक कारण हो गया। दूसरा, खाली राजकोष। राजकोष जो राजा का जो धन इकट्ठा करता है और लोगों के लिए उसको खर्च करना चाहिए, वो खाली हो चुका था। ठीक है, तीसरा, तीसरा कारण क्या हो जाएगा? आजीविका संकट, यानी कि पाव रोटी, वहाँ का जो पाव रोटी मतलब क्या था कि फेमस कह सकते हैं, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि प्रचलित था आम लोगों के बीच में, वह भी पाव रोटी का भी मुश्किल से मिलना, का भी महंगा होना, हम कह सकते हैं इसको, यह भी महंगा हो चुका था। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये आजीविका भी संकट में आ गई थी। ठीक है, चीज़ें तो महंगी हो रही थी। उसके बाद सामाजिक कारण हम लोग देख रही है। ठीक है, अब सामाजिक कारण फिर से रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। सामाजिक कारण में हमने क्या बताया कि समाज जो था वह 3 वर्गों में बट चुका था। पहला वर्ग कौन सा था? प्रथम स्टेट, फर्स्ट स्टेट या प्रथम स्टेट। ठीक है, ये पहला वर्ग था। पहला वर्ग कौन सा था? फर्स्ट स्टेट, इसमें केवल चर्च के पादरी आते थे। दूसरे स्टेट में समाज का जो कुलीन वर्ग था वहाँ के व्यक्ति आते थे। तीसरे में बाकी सब आते थे। ठीक है, तीसरे में बाकी सब आते थे। अब सामाजिक में भी हम देखते हैं, फिर से सामाजिक जो कारण है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं, इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, सामाजिक कारण को इलेबोरेट करते हैं। सामाजिक कारण, इसमें 3 स्टेट को हमने तो बता दिया, लेकिन जो लगभग 60% जमीन पर कुलीन लोग, ठीक है, कुलीन मतलब कि सेकंड स्टेट, पादरी तथा थर्ड स्टेट के अमीरों का अधिकार था। अमीरों का अधिकार था मतलब कि जितनी भी जमीन थी उसमें 60% तो फर्स्ट स्टेट वालों, सेकंड स्टेट वालों और जो थर्ड स्टेट के अमीर थे उनका अधिकार था। ठीक है, और 2 कर की भी बात इसमें की गई, बहुत फेमस है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक टाइथ, ठीक है, टाइथ कर था। टाइथ कर क्या था?
बताइए, दो कर क्या था? टाइथ कर था। यह क्या था बताइए? यह चर्च वसूलता था। टाइट कर जो था वह चर्च वसूलता था थर्ड स्टेट वालों से, और ये क्या था? धार्मिक कर था। ठीक है, मैंने कहा था ना पॉइंट वाइज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते रहेंगे। उसके बाद एक टाइल हो जाएगा, टाइल कर भी था। ठीक है, टाइल कर क्या था उसको देख लेते हैं। इसको कौन वसूलता था? सरकार वसूलती थी। सरकार वसूलती थी। ठीक है, थर्ड स्टेट से ही, थर्ड स्टेट से ही। तो दो प्रकार के कर हमने देखे। टाइथ धार्मिक कर था, जिसको कौन वसूलता था? इसको चर्च वसूलता था। ठीक है, टाइल यह क्या था? एक प्रत्यक्ष कर था, इसको प्रत्यक्ष हम कर कह सकते हैं। यह सरकार द्वारा वसूला जाता था। ठीक है, यह सरकार के द्वारा वसूला जाता था। और भी कुछ कर थे, जैसे तथा नमक, तंबाकू आदि पे अप्रत्यक्ष कर लगता था। अप्रत्यक्ष कर लगता था। तो सामाजिक कांड में हमने बताया कि लगभग 60%, पहली बात तो 3 स्टेट बताए। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, सेकंड कुलीन वर्ग, थर्ड में व्यवसायी व्यापारी, बाकी लोग आते थे, कुछ अमीर भी आते थे। और टोटल 60% जो जमीन थी वो फर्स्ट सेकंड वर्ग के लोगों की थी और थर्ड वर्ग के अमीरों की थी। ठीक है, उसके ऊपर 2 कर भी लगाया जाता था थर्ड स्टेट वालों पे, जिसमें एक टाइद था, वो जो किस पे लगाया जाता था? तृतीय स्टेट्स के लोगों के द्वारा लगाया जाता था, चर्च के द्वारा। और एक टाइल था जो प्रत्यक्ष कर था। ठीक है, यह सरकार वसूलती थी, जमीन पर ही जो किसान थे उनके द्वारा उसके तरीके से वसूला जाता था। कुछ अप्रत्यक्ष कर भी थे। और मैंने एक पॉइंट और बताया था कि जो फर्स्ट स्टेट था और सेकेंड स्टेट था उसको क्या था? मैंने फर्स्ट स्टेट और शायद यहाँ लिखवाया है कि सिर्फ बोला था, लिखवा देता हूं। और पॉइंट क्या था सामाजिक कांड में? फर्स्ट व सेकेंड स्टेट को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे। विशेषाधिकार प्राप्त थे। ठीक है, जिसमें कर भी नहीं देना पड़ता था, इन्हें कर भी नहीं देना पड़ता था। ठीक है, इसको जान लीजिए कि फर्स्ट स्टेट व सेकेंड स्टेट के जो लोग थे उनको जन्म से ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें कर भी नहीं देना पड़ता था। कर का जो बोझ था वह केवल तृतीय स्टेट वालों के लोगों के पर ही था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे और जो थर्ड स्टेट था उसको कर्ज का बोझ दिया गया था। अब आर्थिक कारण को इलेबोरेट कर दिया जाता है। आर्थिक कारण इसमें मैंने पहले से ही बता दिया। अब आर्थिक कारण हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आर्थिक कारण देखते हैं। एक सेकंड, ब्राइटनेस थोड़ा सा। आर्थिक कारण में पहला पॉइंट क्या था? इलेबोरेट थोड़ा कर दिया जाता है, जनसंख्या का बढ़ना। ठीक है, जनसंख्या का बढ़ना। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि फ्रांस की मुद्रा पर भारी दबाव पड़ रहा था। ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया था और फ्रांस का मुख्य आहार वो क्या था? पाव रोटी। इसको पाव रोटी की क्रांति क्यों कहते हैं आप जानेंगे कि पाव रोटी था। और पाव रोटी में क्या हुआ था? कीमत की तेजी से वृद्धि हुई थी।
से वृद्धि हुई। अब आप ही सोचिए कि हम लोग जहाँ हैं, हम क्या खाते हैं? दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। अगर इन्हीं सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो हम क्या करेंगे? क्रांति ही कर देंगे ना। तो ऐसा ही वहाँ हुआ था। आगे क्या हुआ था? तो जो मजदूरी थी वह, तीसरा पॉइंट क्या है कि मजदूरी तय तो होती थी पर महंगाई की दर से वह बढ़ नहीं रही थी। महंगाई की दर से वह बढ़ नहीं रही थी। मतलब कि मजदूरी तो जो मालिक होता था वह फिक्स कर देता था, लेकिन यह मजदूरी बढ़ ही नहीं रही थी। मतलब कि जैसे जैसे महंगाई आ रही है उसको मजदूरी भी बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं रही है तो क्या होता था कि जो अमीर गरीब के बीच में जो दूरी है वह और ज़्यादा बढ़ती जाएगी ना। अमीर गरीब के बीच की जो दूरी है वह और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। राजनीतिक कारण में आप जानते हैं, राजनीतिक कारण देख लेते हैं। प्रश्न बनता है कि राजनीतिक कारण में क्या हो जाएगा? राजनीतिक कारण देख लेते हैं। राजनीतिक कारण में क्या हो जाएगा? वही फर्स्ट व सेकंड स्टेट को जन्म से जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, जो जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे, ये क्या हो जाएगा? राजनीतिक कारण हो जाएगा। तो अब प्रश्न में यहाँ भी ये भी पूछ सकता हूँ कि जैसे कि कुछ मध्यम वर्गीय आते हैं, तो इसमें मध्यम वर्गीय लोगों ने सवाल उठाया था। मध्यम वर्गीय यानी कि तृतीय स्टेट वालों ने, मध्यम वर्गीय ने सवाल उठाया था। सवाल उठाया था। मध्यम वर्गीय में कौन कौन आएंगे अगर मैं बता दूं? वकील, लेखक, शिक्षक, विचारक आदि। ये तो थर्ड स्टेट में ही आएंगे। कुछ आते होंगे भाई, कुछ शिक्षक भी ऐसे होते होंगे, कुछ विचारक भी ऐसे होंगे जो, खैर विचारक तो नहीं कह सकते क्योंकि जिस व्यक्ति को सारी चीजें पहले से ही जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त है वो विचारक बन ही नहीं सकता। विचारक तो वो बनेगा जो मतलब कि लोगों के बारे में सोचेगा ना। तो शिक्षक हो सकता था कि विशेषाधिकार प्राप्त हो सके अगर वह सेकंड स्टेट में पैदा हुआ हो, किसी कुलीन वर्ग का शिक्षक बन गया हो। लेकिन अधिकतर जो वकील, लेखक, शिक्षक, विचारक आदि थे, ये क्या होते थे? मध्यम वर्गीय लोग होते थे और यही सवाल उठाते थे। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं, अब 1774 से शुरू किया जाता है। अब इसमें देखेंगे, अब एक टॉपिक आ जाता है लुई 16। लुई 16 गद्दी पर कब बैठा? अब देखते हैं लुई 16 गद्दी पर बैठा 1774 में गद्दी पर बैठा। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1774 में। ठीक है, या तब कितने वर्ष का था? 20 वर्ष का था। ठीक है, और किस राजवंश का था? बूर्बो राजवंश का था। किसके? बूर्बो राजवंश का था। ठीक है, या बूर्बो या बूर्बी भी इसको कह सकते हैं। इसका विवाह किससे हुआ? विवाह किससे हुआ? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी किससे हुआ? मेरी एंटोइनेट से। मेरी एंटोइनेट से इसका विवाह हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे कि राज्यारोहण जब हुआ, राज्यारोहण मतलब कि जब गद्दी पे बैठा होने के समय क्या हुआ? राजकोष खाली हो गया। ठीक है, खाली हो गया। क्यों? क्यों? उसके पॉइंट हम लोग देखेंगे। खाली कैसे हो गया? क्योंकि
लंबे समय से युद्ध चल रहा था, लिख लीजिए, लंबे समय से युद्ध चल रहा था तो वित्तीय साधन नष्ट हो गया, ठीक है। बाकी शान शौकत में और अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की जो सहायता की जा रही थी उसमें भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अगला पॉइंट आता है क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत हम लोग क्या देखेंगे, क्रांति की शुरुआत, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे क्रांति की शुरुआत में क्या होगा। क्रांति की शुरुआत कब होगी, 5 मई 1789 को। अभी क्रांति जिस दिन होगी, अभी मैंने आगे देखेंगे डेट, मैंने कुछ और लिखाई थी, लेकिन 5 मई क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि इस दिन क्या करते हैं लुई, हिंदी में एक सेकंड, लुई 16 जो था वह स्टेट जनरल के सामने, स्टेट जनरल के सामने, अब चूंकि राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा हो गया था, खाली हो गया था पूरा राजकोष, तो ये क्या है, उसको भरने के लिए नए करों का प्रस्ताव रखता है, नए करों का प्रस्ताव रखता है, ठीक है। अब यहां एक पॉइंट ऐसे नोट करके डाल लीजिए, नोट क्या, नोट, नोट क्या है, स्टेट जनरल क्या थी, स्टेट जनरल, स्टेट जनरल क्या थी, एक सभा थी, क्या सभा थी, सभा में सभा जिसमें तीनों वर्ग यानी तीनों स्टेट के प्रतिनिधि आते थे, तीनों स्टेट के प्रतिनिधि आते थे, ठीक है। तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि बनाते थे और आते थे। इसको बुला स्टेट जनरल को, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए स्टेट जनरल को, जो पॉइंट नया आएगा उसके बारे में हम तुरंत सीखते जाएंगे। स्टेट जनरल को केवल राजा ही बुला सकता था, केवल राजा ही बुला सकता था, ध्यान रखिएगा, इसको केवल राजा ही बुला सकता है। लास्ट स्टेट जनरल कब हुई, वह 1614 में बुलाई गई थी, यानी कि इतने दिनों बाद इसको बुलाया गया। अब सोचिए 1614 से 1789 में इसको लुई 16 बुलाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हुआ क्या, इसमें क्या था कि इस सभा में, जो सभा बुलाई गई, इस सभा में महिलाओं और कौन, महिलाएं हो जाएंगी, किसान हो जाएंगे, कारीगर को सभा में प्रवेश वर्जित था, प्रवेश वर्जित था, ठीक है। सभा में प्रवेश जो था वो वर्जित था, लेकिन इन्होंने पत्रों के माध्यम से अपनी मांग जो थी वो प्रतिनिधि के सामने रख दिया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ उसके बाद, अब इसमें होता क्या है उसको देखते हैं। इस जो स्टेट जनरल का नियम था, स्टेट यानी कि जो ये सभा थी, स्टेट जनरल का नियम क्या था कि प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, एक मत देने का अधिकार था। अब आप खुद ही सोचिए कि आप 3 मित्र हैं, ठीक है, 3 मित्र हैं, जिसमें ये प्लान किया गया है कि कोई भी बात जो मानी जाएगी वो तीनों मित्र के अधिक वोट देने से मानी जाएगी, जिस बात में ज़्यादा वोट मिलेगा उस बात को मानी जाएगी।
और आप दो मित्र ऐसे हैं जिनको एक साथ मतलब कि बराबर जो है सहयोग प्राप्त होता है, बराबर चीज़ें मिलती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और आप लोग हमेशा से साथ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें पाते जाए हैं, तो आप दो लोग तो मिल के मत दे देंगे, 2 वोट हो गया, ठीक है। वो अकेला मत देगा तो हर बार आप ही जीतेंगे ना। तो इसमें यही नियम था स्टेट जनरल में कि हर फर्स्ट स्टेट वाले का जो प्रतिनिधि था वो 1 वोट दे सकता था, सेकंड वाला और थर्ड वाला। तो कोई भी नियम बनाना होता था, फर्स्ट वाला 1 दे देता था अपना, सेकंड वाला भी उसी के मत में दे देता था, और थर्ड वाला क्या करता था, वो 1 ही मत पाता था और हार जाता था। इस स्टेट में क्या हुआ, फिर थर्ड स्टेट के प्रतिनिधि ने क्या मांगा, प्रतिनिधि यानी कि जो गया था वहां पे ने बोला, क्या बोला कि सभी लोग यानी कि सभा में जितने भी लोग हों सभी लोग सभा का मतदान दें, या ये नहीं कि 3 वोट पड़े, जितने भी लोग हैं सभी लोग सभा का मतदान दें, ठीक है। माना नहीं गया, फिर क्या हुआ, यह बात मानी नहीं गई, और क्या हुआ कि थर्ड स्टेट वाले सभा छोड़कर चले गए, ठीक है, सभा छोड़कर चले गए, ठीक है, थर्ड स्टेट वाले सभा छोड़ के चले गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पाव रोटी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो ही रही थी। फिर आगे क्या होगा आप अभी आगे देखेंगे कि फिर अगर सामान्य तरीके से हम लोग देखें, फिर क्या होता है कि 14 जुलाई, तो आगे इसमें क्या बताया गया कि 14 जुलाई को फिर क्या हुआ कि बास्तिल का जो किला था, बास्तिल पर हमला कर दिया गया, ठीक है, बास्तिल पर हमला कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 1789 को बास्तिल पर हमला किया, और देहात में किसानों का विद्रोह हुआ। देहात में क्या हुआ, किसानों का विद्रोह हुआ, ठीक है। टेनिस या फिर टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई, टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई, उसको आप आगे क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। टेनिस कोर्ट एकत्रित हुई कब, उसके बाद क्या हुआ कि 14 जुलाई 1789, फिर आता है दिन 20 जून, फिर आता है दिन 20 जून 1789 का, फिर दिन आता है 20 जून 1789 का। इसमें क्या हुआ कि लोग, इसको लिख लीजिए, लोग वर्साय के टेनिस कोर्ट, एक टेनिस कोर्ट था वर्साय नामक स्थान पे, टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए व अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, ठीक है, नेशनल असेंबली घोषित किया। तो 14 जुलाई के हमला के बाद क्या हुआ कि 20 जून 1789 को लोग वर्साय नामक स्थान के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, ठीक है। और लुई 16 ने भी इसकी मान्यता दी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लुई 16 ने भी इसकी मान्यता दे दी। उसके बाद क्या होता है, फिर आता है डेट 4 अगस्त 1789 का। 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ कि जो असेंबली थी, असेंबली ने, नई असेंबली बन चुकी है, लुई 16वां को भी इसको मानना पड़ा, मजबूरन मानना पड़ा। असेंबली ने कर्तव्यों और जो बंधन व सामंती व्यवस्था थी के उन्मूलन का आदेश दिया। यानी कि जो अभी तक दास्ता वाला जीवन जिया जा रहा था, कर बहुत ज़्यादा लिया जाता था, इन सब के उन्मूलन का आदेश दिया 4 अगस्त 1789 को, ठीक है। उसके बाद अगला बात क्या हो, फिर
अब देखते हैं 1791 आ जाता है। 1791 में असेंबली ने क्या किया, फिर असेंबली ने संविधान बनाया। ध्यान रखिएगा, 1791 में असेंबली ने संविधान बनाया, किसके लिए? सम्राट लुई 16वां की शक्ति को कम करने के लिए। ठीक है, तो जब असेंबली ने संविधान बनाया तो गणतंत्र राज्य होने की नींव कब पड़ी? तो प्रश्न बनता है तो 1791 में ही पड़ी। और क्या हुआ कि इस समय असेंबली में, जो नेशनल असेंबली थी, 745 सदस्य थे। कितने? 745 सदस्य उस समय थे। ध्यान रखिएगा, असेंबली ने क्या किया, असेंबली के कार्य, अब इस संविधान में कुछ खास चीजें हुई। खास चीजें क्या हुई उसको देखते हैं। संविधान में क्या हुआ? संविधान में पहला चीज क्या हुआ, सम्राट की शक्तियां को सीमित करना, शक्तियों को सीमित करना पहला काम इसका था। ठीक है, दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, विधायिका, कार्यपालिका, यानी नियम बनाने वाले लोग अलग होंगे, कार्य करने वाले लोग अलग होंगे, न्याय करने वाले लोग अलग होंगे, न्यायपालिका बनी। इससे क्या हुआ कि एक व्यक्ति के पास सारे चीज नहीं थी। मतलब कि अब कुछ विशेष व्यक्तियों के पास संपूर्ण शक्ति नहीं रहेगी, सबके पास अलग अलग, कुछ किसके पास, विधायिका, न्यायपालिका, सबके पास अलग होगी, तो अलग अलग हाथों में केंद्रीकृत किया गया। ठीक है, उसके बाद संविधान बना दिया गया। ठीक है, संविधान बना दिया। संविधान में कुछ और भी चीजें बताई गई थी कि संविधान का मताधिकार देख लेते हैं। अब संविधान का मताधिकार, संविधान का मताधिकार क्या था? मतदान देने का अधिकार किसके पास था? मतदान देने का अधिकार किसके पास था? सक्रिय नागरिक जो पहला पुरुष हो, सक्रिय नागरिक जो पहला क्या हो, पुरुष हो। दूसरा, 25 वर्ष प्लस हो, यानी 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हो। ठीक है, उसका अगला पॉइंट क्या था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं। यानी कि कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम 3 दिन की जो मजदूरी होती है उसके बराबर तो कर आप चुकाइए ही। ऐसे लोगों को ही मतदान देने का अधिकार था, जो नहीं चुकाते होंगे वो नहीं मानेंगे। ठीक है, महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक कौन हो जाएंगे? अब पॉइंट बनता है कि निष्क्रिय नागरिक, अब इसमें महिलाएं निष्क्रिय नागरिक हो जाएंगी, 25 वर्ष से कम पुरुष निष्क्रिय नागरिक हो जाएंगे, तथा जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर नहीं चुका पाते हैं वो क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, इन्हें क्या कहा गया? निष्क्रिय नागरिक कहा गया। ध्यान रखिएगा, महिलाओं को विशेष करके इसको नोट कर लीजिएगा, महिलाओं को क्या कहा गया? निष्क्रिय नागरिक कहा गया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कुछ राजनीतिक प्रतीक हैं, उसको देख लेते हैं। राजनीतिक प्रतीक में, इसमें मैं बोलूंगा, आप लिखते जाइएगा। पहला क्या है? टूटी हुई जंजीर। पहला प्रतीक क्या है? टूटी हुई जंजीर।
तो टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक था? आप देखेंगे टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक था कि जो दांतों को बांधने के लिए जंजीरों को प्रयोग किया जाता है वह टूट चुकी है। आप खुद ही जानेंगे टूटी हुई जंजीर का अर्थ क्या हो जाएगा कि जो दास थे उनको बांधने के लिए जो जंजीर का प्रयोग किया जा रहा है वो टूट चुकी है, यानी कि ये किसका है? दासों की आजादी का प्रतीक है। किसका? दासों की आजादी का ना। उसके बाद अगला आता है छड़ों का गट्ठर। छड़ों का गट्ठर, अगला क्या आता है? छड़ों का गट्ठर। अब छड़ों का गट्ठर क्या है कि आप खुद देखते होंगे कि एक छड़ को आप तोड़ सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन पूरे गट्ठर को तोड़ नहीं सकते, यानी कि एकता। इसका अर्थ क्या हुआ? एकता की शक्ति का प्रतीक था ये। किसका? एकता की शक्ति का प्रतीक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकता की शक्ति का यह प्रतीक था। उसके बाद अगला है कि राजदंड। राजदंड क्या है? शाही सत्ता का प्रतीक हो जाएगा। राजदंड क्या हो जाएगा? शाही सत्ता का प्रतीक। राजदंड, राजदंड ये किसका प्रतीक हो जाएगा? शाही सत्ता का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे एक और है, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें। चौथा क्या है? त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें। अब अगला पॉइंट क्या है? त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंखें। ये क्या है कि ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है और अंधेरे को मिटाने का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक व अंधकार मिटाने का, अंधकार मिटाने का प्रतीक। ठीक है, और अपनी पूंछ खाता, अपनी पूंछ मुंह में लिया हुआ सांप, मुंह में लिया सांप या किसका प्रतीक है? मतलब अपनी मुंह में ही, जो अपनी पूंछ है उसको अपने मुंह में ही लिया है, यह किसका प्रतीक है? बताइए। या समानता का प्रतीक है। किसका? समानता का प्रतीक है। समानता का प्रतीक कैसे कि अंगूठी का जिस प्रकार कोई छोर नहीं होता उस प्रकार यह समानता का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना हो गया। उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, कुछ प्रमुख बुक्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कुछ प्रमुख बुक्स देख लेते हैं, जिसमें से पहली बुक क्या आ जाएगी? मॉन्टेस्क्यू की बुक। ध्यान रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू की बुक नोट करके डालिएगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो बुक में दिए गए थे। मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम क्या था? मॉन्टेस्क्यू की बुक द स्पिरिट ऑफ लॉस, द स्पिरिट ऑफ लॉस। इसमें क्या हुआ है? सत्ता विभाजन की बात की गई, सत्ता विभाजन की बात की गई। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? सत्ता विभाजन की बात की गई। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगली बुक का नाम क्या है? इस पेज में देख लेते हैं अगली बुक। अगली बुक हो जाएगी रूसो की। अगली बुक किसकी हो जाएगी? रूसो की। रूसो की कौन सी बुक है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यह किसकी बुक है? यह रूसो की बुक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि एक पॉइंट और देख लेते हैं। एक आबे थे, ठीक है, आबे थे। आबे का एक पैम्फलेट आता था। पैम्फलेट जानते हैं ना क्या होता है? पैम्फलेट सर्च करिएगा, बुक टाइप का ही होता है, छोटी जो बुक्स होती हैं, जैसे कि मैगजीन आदि हो गई, वैसे ही पैम्फलेट होता है उनका। इसका नाम क्या था? व्हाट इज थर्ड स्टेज, व्हाट इज
थर्ड स्टेट, ठीक है। व्हाट इज थर्ड स्टेट, या फिर थर्ड स्टेट क्या है। ये किसका हो गया, आबे की पैम्फलेट हो गई। अब एक पॉइंट मैंने इसमें शायद नहीं बताया है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि जब थर्ड स्टेट वाले सभा को छोड़ रहे थे तो यहाँ 20 जून आ गया ना, 20 जून को ही क्या हुआ कि नेशनल असेंबली घोषित कर दी गई। 20 जून को नेशनल असेंबली घोषित कर दी गई, वह संविधान तैयार किया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्वकर्ता, यहाँ नेतृत्वकर्ता लिख लीजिएगा, नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे, मिराबियो। नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे, इसको अब मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि लिखने की जगह नहीं, आप लोग नोट्स बना ही लिए होंगे या फिर यहीं ऐसे ही बता दिया जाता है। नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे मिराबियो। मिराबियो, मिराबियो कौन था, कुलीन परिवार का था, व आबे, व आबे। नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे, मिराबियो व आबे। मिराबियो कौन था, कुलीन परिवार से था, आबे कौन था, पादरी था। नोट कर लीजिएगा, मिराबियो और आबे, आबे का ही पैम्फलेट आया है ना, तो आबे के नाम से याद आ गया, एक मिराबियो था एक आबे था, ठीक है। इन्होंने नेतृत्व किया था। अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब एक अखबार भी देख लेते हैं, अखबार देख लेते हैं, इसमें पैम्फलेट की बात हो गई। किसका अखबार हो जाएगा, जीन पॉल और मैरेट का, मैनेट, जीन पॉल मैनेट का अखबार कौन सा है, इनका अखबार है लामी द पीपल, लामी द पीपल। यह क्या है, इसका अर्थ क्या था, जनता का मित्र। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में प्रश्न ऐसे भी बनता है, जनता का मित्र किसका अखबार है, ठीक है। जनता का मित्र किसका अखबार है, या फिर तीसरा स्टेट क्या है, या किसका पैम्फलेट है। तो आबे जरूरी नहीं है कि यही पूछे लामी द पीपल किसका अखबार है, या फिर व्हाट इज थर्ड स्टेट किसका पैम्फलेट है, ऐसा नहीं पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि आप देखेंगे कि 1791 में नींव रखी दी गई थी। फिर 1792-93 में फ्रांस को गणराज्य माना जाने लगा, ठीक है, फ्रांस को गणराज्य माना जाने लगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब आ जाता है हम लोगों का एक अन्य पॉइंट। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं मार्सिले क्या है, मार्सिले। पहला पॉइंट आ गया हमारा मार्सिले, ये होता क्या है। तो मार्सिले क्या है, लिखेंगे फ्रांस का नेशनल एंथम। क्या है मार्सिले, फ्रांस का नेशनल एंथम। ध्यान रखिएगा, ये मार्सिले क्या है, फ्रांस का नेशनल एंथम। इसको लिखा किसने, रॉजेट। ध्यान रखिएगा, लिखा किसने, रॉजेट द लाइल ने। लिखा किसने, रॉजेट द लाइल ने। और पहली बार ये गाया कब गया था, मार्सिलेस के, ध्यान रखिएगा, ये गाया गया था पहली बार, गाया गया कब, मार्सिलेस, मार्सिलेस के जो स्वयं सेवी थे, मार्सिलेस के स्वयं सेवी। अब बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये इसका नाम मार्सिले पड़ा क्यों, ने जब पेरिस की ओर कूच कर रहे थे, पेरिस की ओर कूच करते हुए, तो यह पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया गया था पहली बार, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, मार्सिले पड़ गया था। थोड़ा सा एरर आ जा रहा है आज के वीडियो में, इसलिए थोड़ा सा माफ करिएगा, लेकिन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको जल्दी मिलेगा नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे जैकोबिन क्लब। क्या, जैकोबिन, जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब हमारा अगला पॉइंट है। मार्सिले हमने जान लिया, फ्रांस का नेशनल एंथम, रॉजेट द लाइल ने गाया था। जैकोबिन क्लब क्या था, राजनैतिक क्लब था। ये क्या था, राजनैतिक क्लब था, ठीक है। जैकोबिन क्लब
राजनीतिक क्लब था, गरीब लोगों के लिए था, ठीक है, गरीब लोगों के लिए। किसके लिए? गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए था, ठीक है, गरीब लोगों के लिए था, क्योंकि संविधान जो था वह अमीरों के लिए था। प्रमुख नेता इसका कौन था? अभी देखेंगे कि अंधा राज ला देगा। प्रमुख नेता जैकोबिन क्लब का कौन हो जाएगा? आप लिख लीजिएगा, मैक्समिलियन रोबेस्पियर। कौन? रोबेस्पियर इसका प्रमुख नेता था, ठीक है, प्रमुख नेता कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर। उसके बाद अभी एक पॉइंट ऐसे नोट में लिख लीजिए, ठीक है, ये वाला टॉपिक अभी चलेगा जैकोबिन क्लब के, या फिर इसके बारे में ही देख लेते हैं। इनका पहनावा क्या था? जैकोबिन क्लब का पहनावा क्या था? धारीदार पतलून, ठीक है, धारीदार पतलून। नोट कर लीजिएगा, पहनावा क्या है? पतलून पहनते थे ये लोग, धारीदार पतलून, यानी कि थोड़ा सा फैले हुए, जैसे बैगी चीजें हो जाती हैं तो वही ये बैगी जीन्स जैसे आजकल चल रहा है, वैसे पतलून मतलब कि थोड़ा हल्का कॉटन कपड़ों का वो हो जाएगा, ठीक है, धारीदार पतलून हो जाएगा। अब जैकोबिन क्लब का नाम किस पर पड़ा था? इसका नाम किस पर पड़ा? नाम पड़ा था, किस पर नाम पड़ा था? पेरिस का भूतपूर्व पुराना क्लब था, कौन सा? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, नाम पर इस क्लब का नाम पड़ा था, नाम पड़ा था। तो जैकोबिन क्लब का नाम किस क्लब पे पड़ा था? जो पेरिस के भूतपूर्व क्लब था, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब, उसके नाम पर पड़ा था। अब कॉन्वेंट क्या होगा? कॉन्वेंट वर्ड आया है तो नोट डाल के लिख लीजिए, कॉन्वेंट का अर्थ क्या है, ठीक है, कॉन्वेंट क्या है? कॉन्वेंट क्या हो जाएगा? धार्मिक जीवन, मतलब जो धार्मिक जीवन को समर्पित, जैसे कि संत आदमी हो गए, समर्पित समूह का एक विशेष इमारत, जैसे कि समूह की इमारत, मतलब इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं? जैसे कि बौद्ध विहार हो गया, उसमें क्या होता है कि बौद्धों के जितने भी संत थे वो वर्षावास में निवास करते थे ना, ठीक उसी प्रकार कॉन्वेंट का क्या अर्थ हो गया? कि धार्मिक जीवन को समर्पित जो समूह था उसकी इमारत को कॉन्वेंट कहा गया, ठीक है। उसके बाद इसमें धारीदार पतलून पहनते थे, एक पॉइंट हो गया, और पुरुष जो थे, पुरुष लाल टोपी पहनते थे, लाल टोपी पहनते थे, ये पॉइंट हो गए, ठीक है, पुरुष लाल टोपी पहनते थे, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इन्हें सौ कुलाद भी कहा गया, जैकोबिन क्लब को क्या हो गया? सौ कुलाद भी कहा गया, आप ध्यान रखेंगे, इन्हें सौ कुलाद भी कहा गया, इसको नोट करिएगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया? 1792 में क्या किया इन्होंने? 1792 में 21 वर्ष प्लस पुरुष सभी को मताधिकार दिया। ध्यान रखिएगा, महिलाओं को अभी भी नहीं, यानी कि जो निष्क्रिय पुरुष की बात की गई थी कि मजदूरी जो ना देते हो कर के रूप में 3 दिन की मजदूरी के बराबर, उन्हें भी फ्रांस में 1792 में मताधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। किसने दिया? न्यू असेंबली ने। किसने दिया? न्यू असेंबली ने। और न्यू असेंबली का नाम क्या था? न्यू असेंबली का नाम क्या था? न्यू असेंबली का नाम नोट कर लीजिएगा, कन्वेंशन, कन्वेंट से ही पड़ा, कन्वेंशन। न्यू असेंबली का नाम क्या हो जाएगा? कन्वेंशन। तो कन्वेंशन जो कि नई असेंबली का नाम था, जैकोबिन क्लब उस समय प्रभाव में था, ध्यान रखिएगा, और खास करके जैकोबिन क्लब का दूसरा नाम क्या? रॉबेस्पियर जो नेता था वह प्रभाव में था। उसने 1792 में जो नई असेंबली थी उसने नियम बनाया कि 21 वर्ष से अधिक के सभी पुरुष मत दे सकते हैं, महिलाएं अभी भी नहीं, ठीक है, महिलाएं अभी भी नहीं। और उसके बाद क्या हुआ? अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि 21, अगला डेट कौन सा आ जाता है? 21 सितंबर
1792, 21 सितंबर 1792 फ्रांस गणतंत्र हो गया। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रांस गणतंत्र हो गया। ध्यान रखिएगा 21 सितंबर 1792 को फ्रांस गणतंत्र हो गया। फिर अगली डेट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है 21 जनवरी 1793। 1793 इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ कि एक जगह थी प्लेस डी ला कॉनकार्ड में, इसमें क्या हुआ? लुई जो 16 था तानाशाह तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा अयास और मतलब कि जरूरत से ज़्यादा जो थर्ड स्टेट पे बोझ डालता था कर आदि का, उसको फांसी दी गई। फांसी दी गई। कहाँ दी गई? डीला कॉनकार्ड में। कहाँ दी गई? डीला कॉनकार्ड में। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे 1793 से 94 के बाद का जो समय था, अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1793 से 94 का जो समय था वो कैसा था? आतंक का समय था। आतंक का काल था। कैसा समय था? आतंक का काल था। रॉबेस्पियर का नियंत्रण था। किसका नियंत्रण था? रॉबेस्पियर का नियंत्रण था। दंड की सख्ती नीति अपनाई थी। रॉबेस्पियर का नियंत्रण था। रॉबेस्पियर ने, ध्यान रखिएगा, रॉबेस्पियर ने नियंत्रण व दंड की सख्त नीति, मतलब कि इन्होंने एक नई नीति अपनाई, नया तरीका अपनाया कि नियंत्रण मैं करूंगा और सख्त जो दंड है उसकी बात भी इन्होंने की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? कन्वेंशन क्या है जानते हैं? कन्वेंशन क्या है? जो नई असेंबली था उसका नाम क्या था? कन्वेंशन था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नई असेंबली का नाम क्या था? कन्वेंशन था। इसने क्या किया? एकमात्र भाषा राष्ट्र की क्या होगी? राष्ट्र की वह क्या होगी? इन्होंने क्या किया? फ्रेंच जो है वो राष्ट्र की एकमात्र भाषा होगी। कन्वेंशन ने ऐसा कर दिया गया। ठीक है, और 22 सितंबर 1792 को न्यू कैलेंडर चालू किया गया। कन्वेंशन के द्वारा चालू किया गया। ठीक है, कन्वेंशन के द्वारा ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अब देख लेते हैं जो नियंत्रण व दंड की सख्त नीति थी। नियंत्रण व दंड की जो सख्त नीति है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या था कि इस नीति के अंतर्गत गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, यानी कि सिंपल तौर पे कुलीन और पादरी लोग जो थे, उनको जो अन्य दलों से सहमत नहीं होते थे उनको गिरफ्तार किया जाता था, जेल में डाला जाता था। ठीक है, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता था। फिर क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर सिर को कलम कर दिया जाता था। ध्यान रखिएगा। और किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। और भी एक पॉइंट और देख लेते हैं। और ये रोबेस्पियर की एक नीति यह थी, इतनी सख्ती से उसने इसको लागू किया था कि लास्ट में जुलाई 1794 में न्यायालय को उसे ही दोषी ठहराना पड़ेगा। फिर कोई नेता आएगा, आप देखेंगे फिर एक नेता आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं अंत करेंगे। ठीक है, यहीं अंत करेंगे क्योंकि अब लगभग आधे घंटे की क्लास और बची है। आधे घंटे की क्लास हम लोग देख लेंगे, फिर आपकी जो फ्रांस की क्रांति है वह खत्म हो जाएगी। फिर रूस की क्रांति हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो अभी टाइम भी हमारे पास अच्छे है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब इसमें क्या है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर से आप लिख लीजिए। ठीक है, क्लास 1 घंटे की हो गई है। अब इसमें क्या है कि रोबेस्पियर की नीति, रोबेस्पियर गणतंत्र के शत्रु यानी कि पादरी
व कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग जो अन्य राजनीतिक दलों से सहमत नहीं थे उन पर कड़ी कार्यवाही करके मुकदमा चलवाता था। ठीक है, और दोषी पाए जाने पर गिलोटीन से मौत के घाट उतरवा देता था। अब गिलोटीन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं कि गिलोटीन ऐसा क्या है कि जिसके द्वारा मौत के घाट उतरवा दिया जाता था। इसमें आप देखेंगे बहुत बुरी तरीके से मौत होती थी। ठीक है, गिलोटीन जो था ये बहुत ही बुरा तरीका था। इसमें दो खंभों के बीच में दो खंभों के बीच में, ठीक है, इसमें दो खंभों के बीच लटकते आरे वाले मशीन से मशीन ये क्या था, मशीन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं था। गिलोटीन क्या था, दो खंभों के बीच लटकता आरा वाला मशीन था जिससे सिर धड़ से अलग हो जाता था। सिर धड़ से एक ही बार में अलग हो जाता था। ठीक है, इसका आविष्कारक कौन था ये भी लिख लीजिएगा। आविष्कारक ये हो जाएंगे डॉक्टर गिलोटीन। गिलोटीन के नाम पे इसलिए इनका नाम, इस गिलोटीन ने आविष्कार किया था इसलिए इसने गिलोटीन इसका नाम ही रख दिया। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आधे घंटे की या 40 मिनट की एक और क्लास होगी, उसके बाद हम क्लास 9 के पहले चैप्टर को कवर कर लेंगे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे कि एनसीईआरटी में इस तरीके से, अगर आप खुद ही सोचिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए और सोचे कि सेल्फ स्टडी करके हम एनसीईआरटी की बुक केवल पढ़ के समझ लें, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और जिस प्रकार मैंने समझाया है, आप देख लीजिए, कोई भी यूट्यूब, बड़ा सा बड़ा यूट्यूब चैनल देख लेंगे, लेकिन इस प्रकार आपको समझाने के लिए नहीं मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको यह सेशन पसंद आया होगा, तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चों की मदद हो पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए फिर, धन्यवाद।